आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चंद्र तारादि तं नुमः सात्विकं शिवम। वेद वाणी से उत्पन्न भरत मुनि द्वारा सहयोगपूर्ण शैली में लिखित कई हजार वर्षों की निरंतरता, गुरु शिष्य परंपरा से संचारित एक ऐसा विस्तृत प्रयोगशील रंग प्रलेखन जो हर युग में, हर सदी में रंग कला को समृद्ध करता आया है और करता रहेगा। नाटक वेदों से उत्पन्न हो या अध्यात्म से, सुंदर अर्थपूर्ण शब्दों और छंदों में रचित हो, वो तभी सार्थक माना जाता है जब लोग उसे अपना बना लेता है। हमारे वेदों से पोषित हुआ है ये नाट्यवेद, ये नाट्यशास्त्र। नाटक लोकपरक होता है और इस लोकपरकता के संचार का प्रमुख माध्यम होता है अभिनेता। दर्शक और रंग संसार के बीच जो सेतु बनता है वो है अभिनय। धातु ऋणी आती है अभी से पहले। अभी माने उस ओर ले जाना। अभिनय ही है जो एक प्रस्तुति को सबके समक्ष लाता है। जीवन से जुड़ी अप्रतिम कल्पनाओं और भौतिक यथार्थ को समाहित करता, प्रकृति के अवलोकन से समृद्ध होता, जिसके बिंब हम मूर्तिकला, शिल्पकला, चित्रकला आदि में भी देख पाते हैं। कहते हैं आदि भरत को मानवता के कल्याण हेतु इस पंचम वेद को रचने की दैवी प्रेरणा मिली थी। कोई ज्ञान, कोई शिल्प, कोई विद्या, कोई कला, कोई योग, कोई कर्म ऐसा नहीं जो नाट्य में दिखाई न देता हो। चाहे अभिनय हो, नृत्य हो, कोई भी प्रस्तुति परक विधा हो, ये ग्रंथ कला को और कलाकार को समग्रता में देखता है। आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, ये हैं अभिनय के 4 प्रकार। नाट्य और नृत्य में सौष्ठव यानी ग्रेस से रहित अंग शोभायुक्त नहीं होता। नाट्यशास्त्र में आंगिक दक्षता
व्यायाम के व्यापक सिद्धांतों के साथ साथ गति संरचना में सौंदर्य बोध को विशेष माना गया है। और ये आज के संदर्भ में भी उतना ही आवश्यक है और रहेगा। भरत मुनि बताते हैं, आंगिक अभिनय के 3 प्रमुख प्रकार हैं। शरीर अंगों द्वारा, मुखज उपांगों द्वारा और चेष्टाकृत सभी अंगों उपांगों का संयुक्त संधान। भरत चेष्टाकृत के 3 और आयाम बताते हैं। शाखा अंग उपांग द्वारा, नृत्य करण और अंगहार द्वारा, अंकुर यानी सूच्य अभिनय। अभिनय का अपना ही एक निरंतर विकसित होता स्वरूप है। नाट्यशास्त्र के माध्यम से भरत ने मनुष्य के स्वभाव, उसकी प्रकृति, अवस्था तथा चेष्टाओं का बहुपरत विवरण दिया है। समकालीन सोच जो अभिनय को चलचित्र आदि से जोड़कर अति सूक्ष्मता को ही आधार मान चुकी है, वहीं नाट्यशास्त्र के मात्र आंगिक अभिनय के अध्यायों 8 से 12 में ही अंग संचालन और नियंत्रण का न केवल शारीरिक बल्कि मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी किया है। शैलीबद्ध हो, सामान्य हो, सूक्ष्म हो, अभिनय कला के अभ्यास और प्रयोग परक अंश को इस ग्रंथ के केंद्र में रखा है। तो अब इस गड्ढे को या तो छलांग लगाकर पार करना होगा या फिर इस गड्ढे में उतरकर और चलकर। छलांग लगाऊं? कहीं गिर पड़ा तो? नहीं, ऐसा करता हूं, इस गड्ढे में उतरकर और चलकर ही पार करूंगा। लेकिन अगर ये गड्ढा काफी गहरा हुआ और मैं इसमें से निकल ना पाया तो? नहीं, दोनों में से बेहतर छलांग लगाना ही है। छलांग ही लगाऊंगा। ओ स्वर्ण बिंदुर्क्षोभया सर्ववागीश्वरेश्वरा महाहृदो महागर्तो। अरे रुक जाओ। देखो, मेरी तरफ देखो, बाहर निकलो तुम। ये बदमाश पैर। मैंने अभी आप लोगों के सामने निर्णय लेकर बताया ना कि चलना नहीं है, छलांग लगानी है, तो ये पैर चल पड़े। सुना नहीं था क्या तुमने? देखो मेरी तरफ। हाँ, चलना नहीं है, छलांग लगानी है। समझ गए? ओम अक्षुभ्याय नमः, ओम जयंताय नमः, ओम स्वर्ण बिंदुए नमः, ओम अक्षोभ्याय नमः, ओम स्वर्ण बिंदु।
सांकेतिक भाषा मनस्थिति दर्शाना, जैसे रोष, विषाद, भय, विस्मय, आक्षेप, मूर्छा, शून्य अवस्था, अनेकादि भावों को दर्शाने में शिरोभेद यानी सिर के कर्म उपयोगी हैं। शिरोभेद समा उद्बाहित अधोमुख आलोलित भ्रूतं कंपितांच पराभूत उत्क्षिप्त परिवाहित। अपने आसपास से जो सबसे पहले हमें जोड़ता है वो है हमारी इंद्रियां। सुनना, छूना, महसूस करना, बोलना और सबसे प्रमुख देखना। अपनी अपनी शाश्वत मनस्थिति अनुसार होती हैं स्थायी भाव दृष्टियां, और कुछ देखकर, अनुभव कर, अवस्था के अनुसार जागृत होती है रस दृष्टि। कहते हैं सागर आंखों में नहीं समाता, और आंखों में जो सागर है उसका क्या। प्रत्येक संचारी भाव मानो एक एक लहर। भरत कहते हैं जो हमने बताया वहीं तक कला की सीमा नहीं। जितना खोजें, इसमें तैरें, अभ्यास करें, उतना ही सारगर्भित होता है अभिनय। आगे भरत मुनि ने दर्शन या देखने के विभिन्न प्रकारों के बारे में कहा है। उड़ीसी नृत्य में 8 प्रकार के दृष्टिभेद होते हैं। सम, आलोकित, साची, प्रलोकित, निमीलित, उल्लोकित, अनुवृत, अवलोकित। दृष्टि तो मानस मन का दर्पण है। दृष्टि के विभिन्न रूपों, भाव,
और चेष्टा के योग से ही अभिनय की भाषा और सशक्त होती है। और इन अंगों उपांगों का विनियोग केवल शास्त्रीय ही नहीं, व्यावहारिक भी है, बाह्य ही नहीं, आंतरिक भी है, चेतन ही नहीं, अवचेतन भी है। अध्याय 8 में नासा, नाक, कपोल, गाल, चिबुक, ठोड़ी और ग्रीवा, गर्दन के भी संचालन के विभिन्न प्रकार बताए हैं। दांतों की क्रिया द्वारा चिबुक यानी ठोड़ी, चिन्ह का लक्षण स्पष्ट होता है। शोधकर्ताओं के अनुसार नंदिकेश्वर कृत अभिनय दर्पण के अंग संचालन के सूत्र नाट्य शास्त्र से पहले या आसपास ही विकसित हुए। कईयों का मत है कि मुख्य ग्रंथ यानी नाट्य शास्त्र के आधार पर बाकी ग्रंथों ने रंग प्रलेखन को और समृद्ध किया। आइए देखते हैं अभिनय दर्पण में दिए ग्रीवा भेद के प्रकार। उड़ीसी नृत्य में 4 प्रकार की ग्रीवा भेद होते हैं।
सुंदरी तिरश्चिना परिवर्तिता प्रकंपिता। आंगिक अभिनय में मुख राग को बहुत महत्वपूर्ण माना है। भरत कहते हैं कि अभिनय अगर मुख राग विहीन होता है तो वो नाट्य शोभा का प्रसार नहीं कर पाता। मुखज अभिनय को दृष्टि के अतिरिक्त भाषा देने वाला मुख राग भी बहुत अहम है। और मुख के इन रागों को झंकृत करते हैं अधर और मुख की स्थितियां। प्रकृति के विभिन्न रूपों को केवल हाथ की मुद्राओं से ही इंगित कर देना सटीक उदाहरण है गैर मौखिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। नृत्य कला से जुड़े आंगिक अभिनय का ये एक और प्रमुख अंश है। असंयुक्त हस्त, पताका, त्रिपताका, अर्धपताका, कत्रिमुख, मयूर, अर्धचंद्र, अराल, शुक्रतुंड, मुष्टि, शिखर, कपित, कटकामुख, सूची, चंद्रकला, पद्मकोश, सर्पशीश, मृगशीश, सिंहमुख, कांगुल, चतुर, भ्रमर, हंसास्य, हंसपक्ष, संधंश, मुकुल, ताम्रचूंड, त्रिशूल, अल्पदम। नाट्य शास्त्र की कई टीकाओं और उससे प्रेरित ग्रंथों में हस्त मुद्राओं से जुड़े रंग, जाति, अधिदेवता आदि तक का वर्णन है। ये गहन मानवीय कल्पना को दर्शाता है। संयुक्त हस्त, अंजलि, कपोत, करकट, स्वस्तिक, डोला। इसमें दोनों हाथ पताका हस्त में उरु यानी जंघा के ऊपर रखे जाते हैं। पुष्पुट, उत्संग, शिवलिंग, कटकामुख, कत्रिय स्वस्तिक। शकट, शंख, चक्र, संपुट,
पाश, किलक। मत्स्य, कुम्र, वराह, गरुड़, नागबंध, भेरुण, खटवा। भरत मुनि ने आगे नृत्य कला के लिए उपयोगी कई और आयाम बताए हैं। 30 नृत्यहस्त, 4 करणहस्त, 10 हस्त संचालन एवं 19 हस्त प्रचार की विधियों का विस्तृत विवरण दिया है। उंगलियों तक की 10 चलाने की क्रियाएं बताई गई हैं। नृत्य अभिनय का अंग काव्य स्वरूप जो है, अभिनेता को संक्षिप्त में ये जानना है कि हाथ चलाने की 3 सामान्य स्थितियां हैं: ऊपर, नीचे, अगल बगल। 5 हस्त संधान है: उत्तान, हथेली ऊपर, वर्तुल, गोल घुमाना, त्रयस्त्र, तिरछा घुमाना, स्थित, एक जगह, अधोमुख, हथेली नीचे। अभिनय में हस्त मुद्राओं का प्रयोग शैली और उससे जुड़े महत्व के अनुसार होता है और होना भी चाहिए। ऐसी कोई मुद्रा नहीं, चाहे नृत्य हस्त हो या यथार्थवादी, जो कोई ना कोई संकेत या अभिप्राय न देती हो। मन स्थिति और अंग संचालन का गहरा संबंध जो है,
इस प्रकार पैर, जंघा, पिंडलियां और कमर आदि के समानकरण अर्थात एक साथ चलने में जो चेष्टा होती है उसे चारी कहा जाता है। भरत मुनि ने चारी को दो भागों में विभाजित किया है, आकाशिकी चारी और भौमी चारी। चाहे नृत्य का प्रदर्शन हो, युद्ध के दृश्य हो, अस्त्र शस्त्र चलाने की क्रिया हो, चारी से ही सारी चेष्टाएं व्याप्त हैं। अधिकांश चारियां प्रकृति से प्रभावित हैं या कल्पना द्वारा रचित। अभिनय परिकल्पना में आवश्यक बात यह है कि अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन कितना गहन है। केवल अंग संचालन से एक रंग कलाकार जीवन के कल्पनाशील आयाम को प्रकट कर सकता है। जैसा कि भरत ने कहा है, एक एक पैरों के चलन से चारी बनती है और धीरे धीरे करण, उससे खंड, फिर मंडल बनता है। मंडल, आकाशगामी मंडल, भूमिगत मंडल और मंच पर अंग संचालन और गति संरचना का एक कलात्मक रंग संसार उभरने लगता है। इन बनते उभरते, तैरते उड़ते मंडलों में अभिनेता अपने भावों को अपने अंग कर्म के द्वारा दर्शकों को पहुंचाता है और उस रंग संसार में आने का निमंत्रण देता है। गति, प्रकृति का शाश्वत सत्य। जैसे पूरा ब्रह्मांड ही गतिमान है, वैसे ही मनुष्य के भीतर का संसार भी गतिशील है। उसकी चेष्टा, प्रकृति, अवस्था, भाव, रस, देश और काल के अनुसार ही गति उभरती है। भरत ने विभिन्न पात्रों की, उनकी अवस्था और प्रकृति अनुसार विस्तार से गतियों का प्रलेखन किया है और लय के साथ के विनियोग की ओर भी इंगित किया है। एक कलाकार को इस आयाम को केवल नृत्य से ही नहीं, पर मनस्थिति के अनुकूल प्रदर्शन से जोड़कर प्रयोग में लाना चाहिए। शास्त्र में गति के साथ साथ शयन तक के विविध प्रकार बताए गए हैं। कितनी ही अवस्थाएं हैं और मनुष्य की विविध गतियां, चेष्टा अनुसार, उम्र अनुसार, लिंग अनुसार।
नित्य व्यायाम, संतुलित पौष्टिक आहार, प्राकृतिक उपचार विधि आदि से शरीर को शक्ति संपन्न रखने की संक्षिप्त जानकारी भी दी है गुरु भरत मुनि ने। ये है गति प्रचार। और आगे भरत मुनि कहते हैं कि जो मैं न कह सका उसे प्रयोजन के अनुसार सिद्ध कर लेना चाहिए। मनुष्य अपनी चेष्टा अनुसार अपना संदेश विभिन्न स्वरूपों में प्रसारित करता है। शब्द से भी सशक्त माध्यम माना गया है आंगिक चेष्टाओं को। इसकी अपनी एक भाषा होती है, भाव भंगिमा होती है, जिसका अपना ही एक मन होता है, शायद अपनी ही एक चेतना होती है, जिसे मसल मेमोरी अंग्रेजी में कह सकते हैं। अभिनेता जितना इस देह को साधता है उतना ही दक्ष उसका आंगिक अभिनय होता है और बाकी अभिनय के प्रकारों को समृद्ध करता है। ये शास्त्र अपने हर अध्याय में बार बार ये दोहराता है कि नाटक में प्रयोग करने वालों, जितना बताया है उससे और आगे बढ़ो और खोजो, तराशो और प्रदर्शन कलाओं को जीवंत रखो, क्योंकि अभिनय केवल एक कला ही नहीं, एक प्रक्रिया है जो किसी भी सीमा में नहीं सिमटता। भरत की अभिनय परिकल्पना का सारभूत यही तो है, निरंतरता। हर बार एक नई शुरुआत। फिर एक बार, फिर से वही शुरुआत। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं मैं कौन हूं और क्या आशा कर रहे हैं कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूं, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता, जैसे इस नाटक के संबंध में नहीं कह सकता, क्योंकि यह नाटक भी अपने में मेरी ही तरह अनिश्चित है। अनिश्चित होने का कारण यह है कि, परंतु कारण की बात करना बेकार है, क्योंकि हर चीज का कुछ ना कुछ कारण होता है और आवश्यक नहीं कि जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही हो। इसलिए जब मैं अपने ही संबंध में निश्चित नहीं हूं तो किसी और चीज के कारण अकारण के संबंध में निश्चित कैसे हो सकता हूं? मैं वास्तव में कौन हूं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना इधर आकर मैंने छोड़ दिया है। जो मैं इस मंच पर हूं वो यहां से बाहर नहीं हूं, और जो बाहर हूं, खैर इसमें आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है कि मैं यहां से बाहर क्या हूं?
अपने बारे में शायद इतना कह देना काफी है कि सड़क के फुटपाथ पर चलते आप अचानक जिस आदमी से टकरा जाते हैं वो आदमी मैं हूं। आप सिर्फ घूर कर मुझे देख लेते हैं, इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते कि मैं कहां रहता हूं, क्या काम करता हूं, किस किस से मिलता हूं, किन किन परिस्थितियों में जीता हूं। आप मतलब नहीं रखते क्योंकि मैं भी आपसे मतलब नहीं रखता। और टकराने के क्षण में आप मेरे लिए वही होते हैं जो मैं आपके लिए होता हूं। ओहो इसलिए जहां इस समय मैं खड़ा हूं वहां मेरी जगह आप भी हो सकते थे। दो टकराने वाले व्यक्ति होने के नाते आप में और मुझ में बहुत बड़ी समानता है। वही समानता आप में और उसमें और उस दूसरे में और मुझ में। बहरहाल इस गणित की पहेली में कुछ नहीं रखा है। बात इतनी है कि विभाजित होकर किसी न किसी अंश में मैं आप में से हर एक व्यक्ति हूं। इसलिए नाटक के बाहर हो या अंदर मेरी कोई भी एक निश्चित भूमिका नहीं है। मैंने कहा था कि ये नाटक भी अपने में मेरी ही तरह अनिश्चित है। उसका कारण भी यही है कि मैं इसमें हूं और मेरे होने से ही इसमें सब कुछ निर्धारित या अनिर्धारित है। एक विशेष परिवार, उसकी विशेष परिस्थितियां। परिवार दूसरा होने से परिस्थितियां बदल जाती, मैं वही रहता और इसी तरह सब कुछ निर्धारित करता। इस परिवार की स्त्री के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री किसी दूसरी तरह से मुझे झेलती, या वो स्त्री मेरी भूमिका ले लेती और मैं उसकी भूमिका लेकर उसे झेलता। नाटक अंत तक फिर भी इतना ही अनिश्चित बना रहता और यह निर्णय करना इतना ही कठिन होता कि इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, मेरी, उस स्त्री की, परिस्थितियों की, या तीनों के बीच से उठते कुछ सवालों की। हो सकता है मैं एक अनिश्चित नाटक में एक अनिश्चित पात्र होने की सफाई भर पेश कर रहा हूं। हो सकता है यह नाटक एक निश्चित रूप ले सकता हो, किन्हीं चरित्रों को निकाल देने से, दो एक पात्र और जोड़ देने से, कुछ भूमिकाएं बदल देने से, कुछ पंक्तियां हटा देने से, कुछ पंक्तियां जोड़ देने से, परिस्थितियों में थोड़ा हेर फेर कर देने से। हो सकता है नाटक देखने के बाद या उससे कुछ पहले आप कुछ सुझाव दे सकें इस संबंध में।
इस अनिश्चित पात्र से आपकी भेंट इस बीच कई बार होगी।